नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं विनय शंकर पांडे जी, जो कि गढ़वाल कमिश्नर हैं और सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, और जिनके अंतर्गत चारधाम यात्रा की जो यात्रा है सुचारू रूप से चल भी रही है। चारधाम की यात्रा पर हम गए, वहाँ पे हमने रिपोर्टिंग की, 3 दिन हम वहाँ पे रहे भी। तो वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए हमें पहले के मुकाबले और अब के में काफ़ी बदलाव नज़र आया। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी नई सुविधाएँ इस बार आपकी तरफ से वहाँ भक्तों को मिल रही है, जो मैंने भी देखा, और क्या नई आप सोच रही है अब आगे देने को भी? देखिए ये चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश की ही नहीं, इस देश की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक यात्रा जी। होती है। और इसका जो सीज़न होता है वो काफ़ी कम, लगभग 6 मंथ का एक पूरा इसका ड्यूरेशन होता है। हुँ। यात्रा जब पिछले वर्ष नवंबर में समाप्त हुई थी, जी। तो इस वर्ष जनवरी के प्रारंभ से ही हुँ। इस यात्रा की तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा ही स्पष्ट हुँ। निर्देश था कि जो फीडबैक हम लोगों को पिछली यात्राओं में मिला, जैसे हम लास्ट 2 इयर्स की यात्राओं को कंपेयर करें, तो पहले 46 लाख आए थे 22 में, 23 में ये संख्या 56 लाख हो गई। कांवड़ मेला जो हमारा हरिद्वार में हुआ, उसमें बड़ी ही गुणात्मक वृद्धि हुई और संख्यात्मक वृद्धि भी हुई। तो इसको लेकर ये उम्मीद थी कि इस बार भी यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कहीं ज़्यादा तीर्थयात्री आएँगे। जी। तो मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट निर्देश था कि यात्रा में जो यात्री हमारे श्रद्धालु देश-विदेश से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर सुविधाएँ होनी चाहिए, हुँ। ताकि एक वो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर हमारे प्रदेश से जाएँ और उन्हें याद रहे कि वो हमारे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के लिए आए थे, उनका अनुभव बहुत ही सुखद होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर करीब 3 से 4 बैठकें प्रिपरेशन के लिए की गईं। एज़ एक डिविज़नल कमिश्नर गढ़वाल मेरे स्तर पर भी लगातार इसकी समीक्षा की जाती रही और लोगों के सुझाव लिए गए, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। पुरानी यात्रा में क्या हमसे कमियाँ रह गई थीं, उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, जी। सीएस लेवल पर भी हुई। इस बार की यात्रा में बेसिकली हमारे 3 मुख्य डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो इसमें पहला हम लोगों का सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस था कि इन यात्रा जो मार्ग हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम यात्रा का हमारा जो परसेंटेज होता है वो बाई रोड ही होता है, और कुछ लोग होते हैं जो हमारे काफ़ी सक्षम किस्म के श्रद्धालु होते हैं, वो अपना चॉपर चार्टर्ड कर लेते हैं, वो जाते हैं। लेकिन 95 देन मोर परसेंटेज को अगर आप कहें, तो वो हमारे वही तीर्थयात्री होते हैं जो सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। जी। तो इसका विशेष ध्यान रखते हुए पूरे मार्गों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो। जो भी बारिश के सीज़न में, जो उनमें, चूँकि हमारा हिली स्टेट है, तो हर साल ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें डैमेज भी होती हैं। इनका बड़ा ही इंटेंसिव सर्वे कराया गया और करने के बाद इन सारे यात्रा मार्गों पर फोकस किया गया कि हमारी रोड्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में हों। जी। दूसरा हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि रास्ते में जो भी हमारे स्थान पड़ते हैं इस लंबे यात्रा मार्ग पर, वहाँ पर अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो। साथ ही साथ टॉयलेट्स की बहुत अच्छी सुविधा इन मार्गों पे होनी चाहिए। जी। और एक सबसे मेजर इशू था, वो था कि हेल्थ की फैसिलिटी भी हमारी बहुत अच्छी हो। और शायद इसीलिए हम लोगों ने इस बार हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए, जो हमारा यात्रा का प्रवेश द्वार, आप हरिद्वार कह सकते हैं और ऋषिकेश कह सकते हैं, वहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालुओं की हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद अगर लगता है कि कोई पेशेंट हमारा ऐसा है कि जिसके स्वास्थ्य के पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं, तो उनकी जी। फिर एक डॉक्टरों की पूरी टीम उनका एक अच्छे से आकलन करती है और उनको बता दिया जाता है कि यात्रा आपके लिए करना उचित है या नहीं है। उसके बावजूद भी जो यात्री इंसिस्ट करते हैं कि नहीं साहब हमको यात्रा करनी भी है, तो उनसे कंसेंट फॉर्म भराया जाता है कि डॉक्टर की ओपिनियन यही है कि हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं अपने रिस्क पे जा रहा हूँ। जी। और इस पूरे सूचनाओं को हम लोग फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को भेज देते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई स्थिति आती है, तो उनका सारा डेटा हमारे पास हो और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। 14 भाषाओं में इसका हम लोगों ने ट्रांसलेशन भी कराकर सभी प्रदेशों को भी भेजा था और यात्रियों को भी देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे केदारनाथ जी के और यमुनोत्री, जहाँ पे हमारे ट्रैक रूट्स हैं, इन ट्रैक रूट्स को यदि आप लोग ने विज़िट की हो या भविष्य में करेंगे, तो आप देखिएगा
पिछले वर्ष की तुलना में वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। जी। और उनमें रास्ते में ड्रिंकिंग वाटर के काफ़ी अच्छे हम लोगों ने संसाधन लगाए हुए हैं। साथ ही साथ जो टॉयलेट्स हैं उसमें 24/7 के बेसिस पर साफ सफाई की व्यवस्था रखी गई है और घोड़े खच्चरों की संख्या को भी नियंत्रित किया गया है। पहले उसी ट्रैक पर आप को पता होना चाहिए कि हज़ारों की तादाद में खच्चर भी चलते थे, पैदल भी चलते थे और गंदगी भी होती थी। अब ट्रैक की सफाई के साथ-साथ संख्या भी केदारनाथ जी में 4000 खच्चरों की फिक्स की गई है। मॉर्निंग टाइम में 6 बजे हम पहली स्लॉट छोड़ते हैं, उसके 2 घंटे बाद फिर अगले 2000 को छोड़ते हैं, जिससे कि जो पैदल यात्री हैं, उनको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो कुल मिलाकर और रास्तों में हमने भंडारे की भी व्यवस्था की है। कई सामाजिक संस्थाओं ने इसमें बड़ा ही सहयोग किया है और कई स्थानों पर यात्रा प्रशासन की तरफ से भी, और आप इसको देख सकते हैं जाकर ऋषिकेश में, कि वहाँ पर सारी निःशुल्क सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। प्रयास यही है कि पूरी यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो। बिल्कुल सर, आपने देखिए अपनी जितनी बातें बताई वो सब मैंने वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर होते हुए देखा है, चाहे जितनी सुविधाएं मिल रही है पानी से लेकर और ट्रैफिक को लेकर, खच्चरों को लेकर। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, आप टिहरी भी गए, आप ऋषिकेश भी गए, वहाँ पे आपने ग्राउंड पे जाके देखा कि क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए श्रद्धालुओं को। लेकिन जो यहाँ सबसे बड़ी बात आई थी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती है। तो इससे भी बड़ी मदद मिली है इस चारधाम यात्रा को लेकर। तो इस तरह के और ये आइडिया कहाँ से, मतलब किस तरह से आपने इसे इम्प्लीमेंट किया और इसी को लेकर आगे और क्या आप सोच रहे हैं? थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और होना चाहिए। जी, देखिए यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं तो 14 अप्रैल के आसपास जब हमारे पास चारों धामों के खुलने की तिथियां आ जाती हैं, तब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करा देते हैं। जी। इसको हम वाइडली सर्कुलेट भी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। कंसर्न स्टेट के जो पर्यटन डिपार्टमेंट होता है उनको हमारा पर्यटन डिपार्टमेंट अवगत कराता है कि हमारी अब चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और कदाचित इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो लगभग 30 जून तक का स्लॉट हमारा फुल हो गया है और 32 या 33 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जा चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो तीर्थयात्री होते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है और हमारा जो ट्रिप कार्ड होता है, परिवहन विभाग बनाता है, दोनों को इंटीग्रेट किया गया है ताकि हमारे पास इस चीज़ का कंप्लीट डेटा हो कि कितने यात्री गए, कितने वाहन गए। मुख्यमंत्री जी का ये मत था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से बहुत अवेयर नहीं होते, जो काफ़ी दूर दराज के ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वो रियल सेंस में श्रद्धालु होते हैं, जो जिनको केवल दर्शन और केवल दर्शन ही लेना है, टूरिज्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो उनके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था हम लोगों ने हरिद्वार और ऋषिकेश में कर रखी थी। और हरिद्वार से 500 का स्लॉट दिया था पर डे और ऋषिकेश से 1000 का दिया था। ये व्यवस्था हमारी चलती रही, लेकिन जैसा कि आपको अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, लगभग 18 से 19 दिन यात्रा के हमारे पूरे हो रहे हैं और यदि गत वर्ष से हम तुलना करें तो लगभग डबल यात्रा हुई है। पिछले वर्ष अगर हम यस्टरडे तक का डाटा आपको दें तो पिछले वर्ष उस पीरियड में अगर 6.5 लाख यात्री आए थे, तो इस बार यह आंकड़ा 12.5 लाख से 13 लाख को टच कर चुका है। एक दिन तो ऐसा भी आया कि केदारनाथ जी में 39,000 यात्री आ गए और यमुनोत्री में 15,000 यात्री आ गए। ठीक है, हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है, सभी यात्री हमारे लिए पूजनीय हैं, उनका चारधाम में हर समय स्वागत है, देवभूमि हर समय उनके स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का बड़ा एक स्पष्ट निर्देश था कि यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा से और उनकी सही सलामत वापसी से कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। जी। यदि आपका जीवन अमूल्य है, यदि आपका जीवन है, आप जरूर आएंगे, हर साल आएंगे। इस चीज को ध्यान में रखकर जब यात्रियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी और ऊपर के डीएम्स की तरफ से फीडबैक आया कि अब इनकी संख्या को रिस्ट्रिक्ट करना आवश्यक हो गया है, तब हम लोगों ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन को पहले 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। बावजूद उसके अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी का ऋषिकेश के हमारे यात्रा ऑफिस में एक औचक निरीक्षण हुआ और वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। तो सीएम साहब ने कहा कि अब चूंकि यात्रा में संख्या थोड़ी लिमिटेड हो गई है, तो उनको स्पेशल परमिशन दे के हम लोगों ने भेजना शुरू किया है। और मुझे बताते हुए हर्ष है, करीब 14,000 यात्रियों को हम अब तक ऋषिकेश से और 5,000 के आसपास हरिद्वार से उनको हम भेज चुके हैं पिछले 5 दिनों में। और कल तो करीब 4,500 यात्रियों को हम लोगों ने छोड़ा। प्रयास ये है कि जो कष्ट उनको हुआ, 3 या 4 दिन रुकना पड़ा,
उसके लिए हमको कष्ट भी है, लेकिन इस बात की खुशी है कि जो भी यात्री वहाँ गए या जो जा रहे हैं वो सुरक्षित जाएं और संतुष्ट होकर जाएं कि देवभूमि में उनको दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन सबके बीच सर मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर काफ़ी मारामारी लोगों के बीच में दिखी मुझे, और फ्रॉड भी देखने को मिला। तो जी। इसको लेकर मैं जानना चाहूँगी, और कैसे आप हेलीकॉप्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जानकारी जी। भक्तों को मिले? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पिछले वर्ष इसको लेकर काफ़ी एक मीडिया में भी आया और ये वास्तविकता भी थी कि हेलीकॉप्टर्स के टिकट ब्लैक होते हैं। जी। इसको लेकर इस बार हम लोगों ने बहुत सख्ती बरती है और जब यात्रा रजिस्ट्रेशन की पर्ची जारी करते हैं तो उसमें भी इंडिकेट किया जाता है कि केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही आप हेलीकॉप्टर का अपना बुकिंग करा सकते हैं। मुझे ये बात को कहने में प्रसन्नता भी है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वर्ष एक भी प्रकरण पिछले 20 दिनों में नहीं आया है जहां पर किसी ने ये कहा हो कि किसी हेलीकॉप्टर वाले ने या जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर उनकी तरफ से कोई टिकट ब्लैक की गई हो या उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेल फंक्शनिंग हुई हो या कोई अनुचित लाभ लिया गया हो। ये सही है कि इनकी संख्याएं सीमित होती हैं। हमारे 3 मुख्य रूप से स्टेशन हैं, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, जहाँ से ये हमारी सॉर्टीज़ चलती हैं। तो नंबर्स इनके कम हैं। अभी हम लोगों ने आगामी यात्राओं के लिए या सेकंड फेज़ में जो हमारी यात्रा होगी या जो अगले वर्ष की होगी, अभी से हम लोगों ने इसकी एक मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसीएस हमारे हैं आनंद वर्धन सर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 धाम यात्रा के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक यात्रा प्राधिकरण बनेगा जो न केवल इस 4 धाम की यात्रा को बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे माँ पूर्णागिरी का हो, जागेश्वर का हो और देवी धुरा का जो मेला लगता है वहाँ का हो, कांवड़ मेला हो, इन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड एक क्या पॉलिसी हो उसके लिए कमेटी बनाई गई है जो इसका अध्ययन लगातार कर रही है। और इसमें हेली सेवाओं के विस्तार के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि और भी हमारे बेस स्टेशन बनाए जाएं जहां से लोगों को हेली सर्विसेज से ऊपर तक ले जाएं। तो प्रयास केवल ये है कि आने वाले समय में जिस तरह से यात्रियों का, श्रद्धालुओं का रुझान देवभूमि की ओर हो रहा है, उसका हम लोगों को पूरा ध्यान है और प्रदेश सरकार को है, मुख्यमंत्री जी को है। और मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारियों के लिए अभी से निर्देशित कर दिया है। सर, आपका एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मुस्कान, ये क्या है और इसके ज़रिए आप किस तरह से भक्तों के लिए भी चीज़ें थोड़ी सूटेबल कर रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन मुस्कान तो जिसको हम लोग पहले भाषाओं में कहते थे खोया पाया हुआ एक कैंप, जहाँ पर लोग बच्चों के साथ आते थे, बुजुर्गों के साथ आते थे और लोग एक दूसरे से भूल जाते थे, तो उसको ही एक नाम दिया गया है और काफ़ी अच्छा कार्य इसने किया है। और जाहिर बात है कि यदि हमारा कोई ब्लड रिलेशन या हमारा कोई मित्र या हमारा कोई परिचित खो जाता है और उसको जब ढूंढ कर वापस उसके साथ मिलाया जाता है तो चेहरे पे मुस्कान दोनों की आती है। इसको ऑपरेशन मुस्कान का नाम दिया गया है। जहाँ तक आपने मर्यादा की बात की, आपको पता है कि शुरुआत के दिनों में ये भी काफ़ी चीज़ें निकल कर आई कि लोग हमारे मंदिर परिसर में वहाँ पर रील्स बना रहे हैं, तरह तरह की शूट कर रहे हैं। जाहिर बात है कि आपका अपना शौक हो सकता है, आप बिल्कुल शौक अपने पूरा करिए। आपका करीब 200 से 250 किलोमीटर का पूरा मार्ग है, आप जहाँ इच्छा करिए, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है उत्तराखंड, वहाँ पे आप रील्स भी बनाइए, आप वो करिए। लेकिन जो विशुद्ध हमारे धार्मिक स्थल हैं चारों धाम के, वो श्रद्धा के केंद्र हैं। वहाँ जाकर आप रील्स बनाएं, वहाँ पर उसको आप अपलोड करें। आप इसमें 2 चीज़ों का आप नुकसान करते हैं। एक तो जो श्रद्धालु आते हैं, एक उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, साथ ही साथ आप समय भी वहाँ पर ज़्यादा व्यतीत करते हैं। क्योंकि इन स्थलों पर भीड़ भी बहुत होती है और आपने रील्स बनाने में अगर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का समय लगाया तो आपने उतनी देर तक उस एरिया को होल्ड कर लिया। तो दोनों पर्पस इसका था और इसको बहुत सख्ती से लागू किया गया। लोगों के मोबाइल भी जब्त किए गए, जुर्माने लेकर उसको छोड़ा भी गया। और मैं समझ रहा हूँ कि अब इसमें काफ़ी कमी आ गई है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश के क्षेत्र से जितने लोग भी आते हैं
वो बड़े ही समझदार लोग हैं और शासन और प्रशासन की जो एसओपी समय समय पर लागू होती है, जब उनको जानकारी मिलती है तो हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं। तो ये दोनों पर्पज़ हमारा इसमें रहा है। सर, अब तक तो देखिए चारधाम यात्रा मुझे तो वीआईपी मूवमेंट से मुक्त नज़र आया, लेकिन अब आगे क्या वीआईपी मूवमेंट क्या आगे हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तो मुझे नहीं दिखा और जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपको ये बताते हुए कि लाइन में देखिए कोई वीआईपी मूवमेंट था और वहाँ पे जितने भक्त मौजूद वो भी बड़े खुश थे कि जी। उन्हें भी कहीं कोई समस्या नहीं आ रही थी अपने आराध्य के दर्शन के लिए। लेकिन देखिए कहीं न कहीं आप पे दबाव होगा ऊपर से वीआईपी मूवमेंट को लेकर। देखिए, जब यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये हम लोगों को एप्रीहेंशन था कि संख्या बहुत अधिक आएगी, तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जी। अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा के प्रारंभिक चरणों में हम किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को अनुमन्य नहीं करेंगे। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो हमारे चाहे वो पुलिस बल हो, मजिस्ट्रेसी हो, एक मैन पावर इंगेज होती है। साथ ही साथ अगर वो गर्भगृह में जाके दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी समय थोड़ा-सा कंज्यूमिंग होता है। ठीक है कि वहाँ की बीकेटीसी प्रातःकाल घंटे 2 घंटे का स्लॉट लेकर जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कराई है, उस समय भीड़ का इतना प्रेशर भी नहीं होता। ये लोकल अरेंजमेंट्स में आप कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, पूरे दिन वीआईपी यात्रा चलती रहे, ये उचित नहीं था। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी का निर्देश जब मिला, तो हमारी चीफ सेक्रेटरी महोदया ने सभी देश के जितने भी राज्य हैं और यूटीज़ हैं, वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज़ को कंसर्न एक लेटर भी भेजा और उनको एक एडवाइजरी जारी की कि जब तक 31 मई तक वीआईपी दर्शन प्रतिबंधित है, तो यहाँ पर वीआईपी दर्शन के लिए कृपया अपना कोई भी रिक्वेस्ट न भेजें। इसका काफ़ी असर हुआ और कई ऐसे महानुभाव हैं जिनका मैं यहाँ पर उल्लेख करना उचित नहीं समझता, उन्होंने अपनी यात्राओं को स्थगित भी किया। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया और उन्होंने एप्रिशिएट भी किया इस कदम को। अब इस वीआईपी मूवमेंट को अगले 10 जून तक के लिए फिर बढ़ाया जा रहा है कि अगले 10 जून तक के लिए कोई भी वीआईपी दर्शन अनुमन्य नहीं होगा और बीइंग ए डिविजनल कमिश्नर मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि इसका सख्ती से अनुपालन भी हम लोग कराएंगे। सर, आपने कहा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं या आप कह सकते हैं कि एक गैंग ऐसा है जो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, धामी सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे अफवाहें फैला रहा है। तो इन लोगों से सख्ती से निपटने के लिए इनका क्या इलाज आपने सोच रखा है? देखिए, यात्रा के शुरुआती दिनों में ही एक समाचार पत्र की तरफ से खबर प्रकाशित हुई थी जिसका उल्लेख करना उचित नहीं समझ रहा, जिन्होंने एक ये खबर प्रकाशित कर दी कि गंगोत्री मार्ग में उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के रूट में जाम से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। जी। ये टोटली फॉल्स था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी सारी पड़ताल करने के बाद संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। साथ ही साथ अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों को शायद जानकारी होगा, किसी जैन समाज के ऊपर बनाया गया था, उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार की और अपने मीडिया के साथियों को बताया कि ऐसी चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। अगर कोई तथ्य उनके संज्ञान में आता है, देखिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से मीडिया को अपना पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक मानता हूँ। मीडिया का काम है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमको जरूर बताए, लेकिन वो तथ्य पर आधारित हो और फैक्ट से बिल्कुल फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हो। ऐसी स्थिति में वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक मार्गदर्शक का काम करती है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है आप बताइए, हम तैयार बैठे हैं उसमें सुधार करने के लिए। लेकिन विदाउट चेकिंग द फैक्ट अगर आप किसी चीज को केवल सनसनी फैलाने के लिए करते हैं तो ये टॉलरेबल नहीं है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हम करेंगे और हमने की भी है। साथ ही साथ इस पूरे यात्रा में मात्र 2 वीडियो ऐसे रहे जिन्होंने काफी सेंसेशन फैलाने का काम किया। एक था यमुनोत्री में एक दिन का और एक हमारा सोनप्रयाग का वीडियो था। उस वीडियो को एक दिन का वीडियो था, उसको लगातार चलाया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर प्रतिदिन ऐसे हालात हैं जो कि बिल्कुल भी सत्य से परे हैं और वो किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है और हर फोरम पर इसका हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। हमारी पूरी साइबर टीम, जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर बनी टीमें, जितने भी सोशल मीडिया चल रहे हैं उन पर वॉच रखते हैं। अगर कोई खबर गलत है उनको सूचित किया जाता है और मौका दिया जाता है कि आप इसको हटा लें, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो जो कानून ने हमको अधिकार दिया उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। सर, इन सब के बीच बस एक यही जानना चाहूँगी कि पहले के मुकाबले अब के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें हमें अलग दिखी हैं चारधाम यात्रा में।
इन सब के बीच व्यक्तिगत तौर पे आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का फेस करनी पड़ी, आपको चुनौतियाँ, चैलेंजिंग जो आपके लिए रहा हो? देखिए उसको हम मैंने कहा ना कि जैसे यात्रियों की अचानक बढ़ी हुई संख्या, उसका रीज़न 2-3 निकल कर आया, जो हम लोगों ने बाद में उसका असेसमेंट किया कि कुछ यात्री ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन जो ऑटो जनरेशन में निकलता है, वो किसी को डेट मिली थी 25 मई की, 26 मई की, 10 जून की, उन्होंने यात्रा 10 मई से ही प्रारंभ कर दी। 10 मई के जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन थे, वो संख्या तो थी ही, जो पोस्ट डेटेड थे वो भी आ गए। जी। करीब 35 या 36 एफआईआर हम लोगों ने टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ कराई है, जिन्होंने गलत ढंग से स्कैन करके और एक फाल्स, मैं कह सकता हूं, कि रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए। इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था। हम लोगों ने मामलों को पकड़ा और स्पेशल परमिशन दे के उनकी यात्रा को तो कंटिन्यू रखा, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था। हम लोगों ने उन टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ भी बड़ी सख्त कार्रवाई की है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्टेट के तो 3-4 ही थे, कई टूर ऑपरेटर्स बाहर के थे, जो भोले-भाले यात्रियों को उनके साथ चीट किया उन्होंने। लेकिन इन सब कार्रवाई का नतीजा ये रहा कि अब इन सब प्रवृत्तियों पर अंकुश लग गया है। ये हमारे सामने एक चुनौती थी, जहाँ बड़ी संख्या में यात्री आए थे, लेकिन मैं उसको चुनौती के साथ-साथ सौभाग्य भी मानता हूँ देवभूमि के लिए कि इतना आशीर्वाद देश-विदेश के श्रद्धालुओं का हमको मिल रहा है। हाँ, चुनौती मेरे लिए इसलिए थी कि उनको कहीं कष्ट ना हो। बड़ी संख्या में आने से जो हमारे इंतज़ाम हैं, जिनके बारे में हमने सोच के रखा है, उससे उनको कष्ट ना हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है संख्या ज़्यादा आएगी तो ट्रैफिक जाम भी होगा, लोगों का जो वेटिंग आवर्स हैं वो भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी कहीं न कहीं हमारे लिए चिंता का सबब बनती है। उन चुनौतियों को हम लोगों ने सभी के सहयोग से, मीडिया के बड़े वर्ग ने, ऐसा नहीं है, वो भी इसी प्रदेश के हैं, उनको भी पता है कि इस प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य आधार भी यही है, और उन्होंने भी सहयोग किया। सबके सहयोग से चीज़ें पूरी तरह से नियंत्रित हो गई। और एक बात मैं आपको और शेयर कर दूं कि पिछले 15 दिन की जो यात्रा हुई थी, उसमें इस प्रदेश में 200 करोड़ का कारोबार भी हुआ है, जो एक डेटा आया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और प्रसन्नता का विषय है कि हमारी इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलता है। जी। तो जाहिर बात है कि हम सब के लिए सौभाग्य है। सर, इन सब के बीच महिला सुरक्षा को लेकर मैं जानना चाहूँगी कि इतनी भीड़ होती है, भीड़ भी है, दर्शन भी कर रहे हैं, कुछ मन चले, कुछ ऐसे उड़दंगी होते हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं, तो इनसे निपटने के लिए आपने क्या सोचा है? अब देखिए, ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे विषय हैं, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि आपने पूछा है, हम लोगों ने जहां पर लाइन सिस्टम होता है, हमारे प्लेन ड्रेस में हम लोगों ने कई कर्मचारियों को तैनात कर रखा है। महिला कमांडोस? ये महिला भी हैं जो दर्शनार्थी के रूप में भी हो सकती हैं, उनको भी हम लोगों ने 20-50 की लाइन में बीच में वो भी रहती हैं, जो लगातार वॉच करती हैं। हमारा सारा यात्रा मार्ग, जितनी भी हमारी लाइन चल रही है, सब सीसीटीवी से वो कैप्चर हो रही है। 24 घंटे कंट्रोल रूम में हमारे अधिकारी बैठते हैं, वॉच करते हैं, और अभी तक ऐसी कोई शिकायत फिलहाल हम लोगों को ऐसी नहीं मिली है, और यदि मिलती है तो उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वो एग्जाम्पलरी उदाहरण दिया जाएगा, बड़ी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। चलिए सर, जाते जाते बस आपसे चाहूँगी कि इसी चारधाम यात्रा को लेकर अगर आप कोई मैसेज हमारे दर्शकों को, एनएमएफ न्यूज़ को कुछ देना। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से चारधाम में आने वाले सभी यात्रियों का देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। अनुरोध बस इतना है कि अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश और इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, उनका अक्षरशः पालन करें। रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। यदि आपको लगता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कतें हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के खुलने का इंतज़ार करें। यात्रा जब भी करें, एक अच्छे टूर ऑपरेटर्स जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो, उन्हीं का सहारा लें, और कहीं आपको दिक्कत होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स का आप कभी भी इस्तेमाल करके हमसे कोई भी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय केदार, जय बद्री विशाल। जय केदार, जय बद्री। थैंक यू सर।